हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू टेकमॉन्ग कपिल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक नई सा चीज़ शेयर करने वाला हूँ। मैं आज के दिन आप सभी को बताता हूँ कि यूएस वीज़ा अप्लाई करने के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस हैं और आपको कैसे उसको फॉलो करनी है। सिंस आई एम एन एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड मुझे ऑलमोस्ट 10 ईयर हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में, तो मुझे कंपनी ने अपॉर्चुनिटी दी है बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करने के लिए, जिसको B1 B2 बोलते हैं। मैं आपको समझाऊंगा कितने टाइप के यूएस वीज़ा होते हैं, कौन से फॉर्म आपको भरने पड़ते हैं, कौन कौन से टाइप के अपॉइंटमेंट आपको बुक करने पड़ते हैं, कितनी फ़ीस होती है, फिर आपको किस किस सिटीज़ में जाके आपको इंटरव्यू देने पड़ते हैं एंड ऑल क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो इस वीडियो में मोस्टली सिंस मेरा एक्सपीरियंस B1 B2 का रहा है, जो कि एक बिज़नेस वीज़ा होता है, 10 ईयर्स का मल्टी एंट्री वीज़ा होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आपको एक बार में रुकना होता है। तो मेरा मोस्ट ऑफ द फोकस B1 B2 के लिए रहेगा, बट आप एक नॉर्मल आइडिया भी लगा सकते हैं अगर आप दूसरे यूएस वीज़ा के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप यूएस वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, स्पेशली B1 B2, और आपके मन में कोई क्वेश्चन है या डाउट है, तो हमें अभी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। जैसे मैं ये वीडियो में आपको बता रहा हूँ, पूरी डिटेल्स आपके यहाँ शेयर करूँगा, सारी लिंक, सारे फॉर्म, सारे स्टेप्स, आपका टाइम, कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैरी करना है, कैसे वीज़ा का इंटरव्यू आंसर करना है, हर चीज़ बताने वाला हूँ। बट जैसे ही हमारा वीडियो आगे बढ़े, उससे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। और आपके दोस्तों के साथ, अगर कोई दोस्त प्रिपेयर कर रहा है और उसको स्टक है किसी एक स्टेप में, राइट, जरूर हमारे वीडियो के साथ शेयर कीजिए। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू गाइज हु आर अप्लाइंग फॉर यूएस वीज़ा, स्पेशली B1 B2। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत। तो आज के इस वीडियो में हम 5 पॉइंट्स में मोस्टली फोकस करेंगे। फर्स्ट टाइप है वीज़ा का टाइप कौन सा है और कितने टाइप के होते हैं, और जैसे मेरा B1 B2 है तो फिर इसके लिए फॉर्म कौन सा है, तो मैं बात करता हूँ DS-160 फॉर्म की। सेकेंड स्टेप है कि जब आपने DS-160 फॉर्म भर लिया, फिर आपको फ़ी पे करनी पड़ती है। उस वीज़ा फीस को पे करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट बुक करने पड़ते हैं। तो कुछ स्लॉट्स होते हैं, वो कैसे मिलते हैं, कहाँ से अप्लाई करना है, वो सब मैं स्टेप्स आपको बताऊंगा। तो तीसरा स्टेप रहेगा स्लॉट बुक करना। आपको 2 टाइप के स्लॉट बुक करने होते हैं। वन होता है OFC, या तो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में जाके आपको करना पड़ता है फिंगरप्रिंट या फोटोज़ के लिए, और दूसरा होता है इंटरव्यू के लिए, 1-on-1, जो आप वीज़ा काउंसलर से इंटरव्यू लेंगे। चौथा पॉइंट रहेगा कि जो हमारा OFC है, पहला है, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहेंगे और क्या तैयारी करनी पड़ती है। एंड देन लास्ट वाला जो है मेन इंटरव्यू जो होता है VO, जहाँ पे आप रिजेक्ट भी हो सकते हो, उस पर फोकस करेंगे कि किस टाइप का इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और कौन कौन से स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूएस जाने के लिए बहुत टाइप के जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है, बहुत टाइप के वीज़ा प्रोवाइड करता है। पहला वीज़ा जैसे हम करेंगे जो स्टूडेंट्स के लिए होता है, जो यूएस की यूनिवर्सिटी में एडमिट होना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, MS MTech या जो भी, तो उसके लिए आता है F1 वीज़ा। उसके कुछ प्रोसेसेस, कुछ फॉर्म्स अलग हो सकते हैं। फिर आता है H1B, जो काफ़ी फेमस है, आपने सुना होगा, सबसे ज़्यादा इंडियंस और चाइनीज़ लोग जाते हैं यूएस में। ये वर्क वीज़ा होता है 3 साल का, फिर आप 1 साल तक रिन्यू, या फिर 3+3, इस टाइप के कुछ डिफरेंट नॉर्म्स के हिसाब से आपके जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो रिन्यू करवाते रहती है। फिर आता है B1 B2, जो कि मैंने अप्लाई किया है। ये होता है, सो B1 इज़ ओनली फॉर बिजनेस, B2 इज़ फॉर टूरिज्म। जनरली ये दोनों क्लब हो जाते हैं, कहलाता है B1/B2। इसमें आप टूरिज्म के पर्पज से भी जा सकते हो, बिजनेस के लिए भी। तो बिजनेस के लिए इसमें काम करना अलाउड नहीं है, आप वहाँ जाके बिजनेस मीटिंग्स कर सकते हो, आप इन पर्सन आपके जो की पीपल हैं उन लोगों से मिल सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप बिजनेस रिलेटेड कर सकते हो। फिर एक आता है गाइस L1 एक इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र करके भी होता है। तो इस टाइप के बहुत सारे वीज़ाज होते हैं। हम आज के दिन मोस्टली फोकस करेंगे B1 B2 पे। तो चलिए फिर अब बात करते हैं DS-160 फॉर्म की। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है। इसमें आपको मोस्टली 1 से 2 घंटे लग सकता है, बट मेक श्योर करिए कि आपके पास सारी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन हो आपके बारे में। बहुत सारे टाइप के पर्सनल क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, आपके फादर मदर, उनकी एज, उनका ऑक्यूपेशन, आपकी पढ़ाई, आपका स्कूल, आपका कॉलेज, आपका रिसेंट कंपनी एक्सपीरियंस, और बहुत सारी चीज़ें और भी इस फॉर्म के थ्रू आपसे पूछी जाती है। लेकिन आपको बहुत ही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इसमें भरनी है, क्योंकि वीज़ा काउंसलर जो मैंने बताया था, सेकंड अपॉइंटमेंट होता है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आपको काउंटर कर सकता है। आपको बताना है कि आप जब ट्रैवल कर रहे हो तो किस स्टेट में जाने वाले हो, कितने दिन रुकोगे, कौन स्पॉन्सर कर रहा है आपकी पूरी ट्रिप को। जैसे हम इन माई केस द कंपनी इज गोइंग टू स्पॉन्सर, सो आई हैव टू राइट द कंपनीज एड्रेस, कंपनीज की पीपल एंड द कंपनीज स्पॉन्सरिंग।
But apart from that, there are so many other things also you have to fill in this. This is very very important. Your current address, your permanent address, what is the sector you are working in your current company. If you are coming from engineering, what do you do in the engineering, each and everything it will ask. So आपको बहुत ही अप टू डेट इन्फॉर्मेशन भरनी है, आपकी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि आपका पासपोर्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स. तो DS-160 फॉर्म मैं आपको लिंक भेज देता हूँ यहाँ पे आई में आप क्लिक करके लिंक ले सकते हो. मैं डिस्क्रिप्शन में भी सारी लिंक, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपको भेज दूँगा. दोस्तों गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे टॉपमेट कपिल रघुवंशी तो आपको एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा. ये मेरा टॉपमेट पे पेज है. आई एम ऑल्सो लिस्टेड हियर एज अ मेंटर. तो टॉपमेट बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जिससे मेंटर मेंटीज डिस्कशन कर सकते हैं. लेट्स से आपको इंडस्ट्री IT से रिलेटेड कोई डाउट है, आप कैसे करियर गाइडेंस चाहिए, स्विच करते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे एक सेशन बुक कर सकते हैं. आप यहाँ देख सकते हैं मैंने बहुत सारी सर्विसेज लिस्ट करके रखी है. मॉक इंटरव्यू हुआ, 1-on-1 टेक करियर गाइडेंस हुआ. अगर आपको कुछ डाउट्स हैं वो अगर आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, तो बहुत सारी सर्विसेज मैंने यहाँ पे लिस्ट करके रखी हैं. आप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेरे सर्विस बुक कर सकते हैं. आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा और आप कैलेंडर का स्लॉट बुक कर सकते हैं. आज के इस वीडियो में वी आर टॉकिंग अबाउट US वीज़ा B1 B2 गाइडेंस डिटेल्स. तो यहाँ अगर आप आएंगे तो लेट्स से दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है B1 B2 वीज़ा के रिलेटेड, आप किसी फेस पे स्टक है, आपको स्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं या आपको स्लॉट मिल गए, आप अपॉइंटमेंट की तैयारी करना चाहते हैं, आपको कौन से डॉक्यूमेंट रखने हैं, आप एंड मूवमेंट पे हैं, लेट्स से नेक्स्ट वीक आपका अपॉइंटमेंट है, आप नहीं, आपको एकदम अनश्योर हैं, आप बिल्कुल एंग्जाइटी आपको हो रही है, तो जल्दी से जल्दी हमारा एक सेशन बुक कीजिए. यहाँ पे मैं आपको एंड टू एंड डिटेल्स दूंगा, सारे डाउट क्लियर कर दूंगा सिर्फ एक 1-on-1 कॉल में. तो DS-160 फॉर्म भरने के बाद जैसे आप उसमें सबमिट करेंगे नेक्स्ट वाला दबा के, तो वो कंफर्म करेगा कि दिस इज यू हैव टू फिल नाउ, यू आर कन्फर्म दैट यू हैव कंप्लीटेड दिस DS-160 फॉर्म. अब जैसे वो फॉर्म पे करोगे फिर आपको एक दूसरी वेबसाइट पे विजिट करनी है जो कि US वीज़ा स्केड्यूलिंग है. उस वेबसाइट पे जाके आपको इस DS-160 का जो नंबर मिलता है, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ID. इस एप्लीकेशन ID को लेके ही आप जो दूसरी वेबसाइट है उस पर लॉग इन कर सकते हैं. अब ये दोनों जैसे DS-160 वेबसाइट है उस पर भी आपके लॉगिन ID, पासवर्ड और जो फॉरगेट यूज़र नेम पासवर्ड है आप बना सकते हैं. सिमिलरली उस वाली वेबसाइट में भी अपना डिफरेंट सेट बना सकते हैं, यूज़र नेम, पासवर्ड और फॉरगेट ID एंड पासवर्ड वाली डिटेल्स. ये आप खुद पर्सनल रखिए, किसी के साथ शेयर बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि कोई भी इंसान अगर आप ये चीज़ें शेयर करेंगे तो वो इसका गलत फ़ायदा उठा सकता है. तो मेक श्योर करिए कि कोई टफ पासवर्ड हो और ये सिर्फ आप ही को पता हो. अब इस एप्लीकेशन ID को अगर आप डालते हैं US वीज़ा स्केड्यूलिंग की वेबसाइट पे, वहाँ पे आपकी प्रोफाइल बन जाएगी. फिर वहाँ पे एक ऑप्शन आता है वीज़ा पेमेंट फ़ी करने का. तो B1 B2 में आज के दिन मैं 2025 की बात कर रहा हूँ दोस्तों. 2025 में ऑलमोस्ट 16,000 कुछ करके है इंक्लूडिंग GST एंड ऑल. तो 16,000 ये फ़ीस है, ये आपको पहले पे करनी है. जैसे ये फ़ी पे करेंगे आपको शायद कुछ घंटे में या शायद एक दिन का टाइम लग सकता है. उसके बाद कन्फर्मेशन होगा कि आपकी फ़ीस पे हो गई है. अब आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं. अब अपॉइंटमेंट दो टाइप के होते हैं जैसे मैंने आपको बताया. तो पहला होता है OFC मतलब ऑफ साइट फेलिसिटेशन सेंटर्स, या तो VAC होता है, वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर. अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ें बताता हूँ कि 3 टर्म्स है, कॉन्सुलेट, एम्बेसी और VAC या OFC. ठीक है, तो तीनों में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ. अब एम्बेसी तो आपको पता है कि हर देश का जो अपना विदेश मंत्रालय होता है, राइट, वो उनकी कैपिटल कंट्रीज़ में अपने अपने सेटअप करता है ताकि जिन व्यक्तियों को, जिन सिटीजन्स को उस देश में घूमना हो तो उसको सारी हेल्प प्रोवाइड कर सके, इंक्लूडिंग वीज़ा, इंक्लूडिंग ऑल अदर डिटेल्स, ट्रैवल एंड ऑल. तो ऐसे लेट्स से US का जो एम्बेसी है वो हमारे इंडिया में न्यू दिल्ली में है. बट कॉन्सुलेट अगर आप बात करो तो 5 कॉन्सुलेट हैं. एक है हैदराबाद में, मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में और कोलकाता में. 5 टोटल है. बेंगलोर में अभी इनॉग्रेट हुआ है 2024 के एंड में, बट अभी वो फंक्शनल नहीं हुआ है, तो मोस्टली अभी 6 हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर तक. मुझे जो अपॉइंटमेंट मिला है वो हैदराबाद का मिला है, तो मैं दोनों अपॉइंटमेंट आपको हैदराबाद वाले शेयर करने वाला हूँ. अब आपने DS-160 भर दिया, आपने फ़ीस पे कर दी, आपको अपॉइंटमेंट मिलने जा रहे हैं, बट अपॉइंटमेंट की वेटिंग चल रही है दोस्तों 1.5 साल, 400 दिन. कैन यू बिलीव दिस? और 2025 के पहले अगर आप लेट से आपने एक अपॉइंटमेंट मिल गया, आपको 2 अपॉइंटमेंट बुक करने पड़ते हैं बैक टू बैक. अगर कोई सा भी एक अपॉइंटमेंट बुक हुआ है और दूसरा नहीं हुआ है तो वो पहला वाला नल एंड वॉइड हो जाएगा. तो कोई सेंस नहीं है अनटिल अनलेस यू गेट बोथ द स्लॉट्स बुक्ड एट वंस. उसके अलावा कोई सा भी आपको कंफर्मेशन नहीं मानना है. 2024 के पहले आई थिंक 25 के पहले आपको 3 से 4 चांसेस मिलते थे. ये अपना कॉन्सुलेट देते थे कि आप रिविजिट कर सकते हो या फिर आप रीस्केड्यूल कर सकते हो आपके सारे स्लॉट्स. लेट से मेरा एक 5 मार्च का है, मैं एक बार उसको 5 अप्रैल कर सकता हूँ, 5 मई, जून, 4 या 3 या 4 बार कुछ था. बट 2025 जनवरी ऑनवर्ड्स ये सिर्फ एक बार है दोस्तों. तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बातें हैं
कि अगर आपने एक बार वीज़ा के स्लॉट्स बुक कर दिए, आपको मिल गए, तो उसके बाद सिर्फ एक ही चांस मिलेगा आपको रीस्केड्यूल करने का। तो फर्स्ट टाइम स्लॉट बुक करने का, एक टाइम रीस्केड्यूल करने का, तो बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आप फिर से नहीं जा पा रहे हैं दोनों टाइम के अपॉइंटमेंट, आप जो आपने स्लॉट किया राइट, किसी भी इमरजेंसी या किसी और कारण से आप नहीं विजिट कर पा रहे हैं, तो फिर आपको वो जो 16,000 की फीस मैंने बताई थी राइट, वो फिर से पे करनी पड़ेगी। फिर से आपके 2 टर्न मिल जाएंगे, पहला बुक का, दूसरा रीस्केड्यूल का। तो बहुत ध्यान से रखिएगा इस बात का। तो हम जैसे बता रहे थे OFC जो है, तो हाँ हमने बताया कि एम्बेसी है। अब कॉन्सुलेट हमने बता दिया ये 5 या 6 हैं। अब कॉन्सुलेट और एम्बेसी में क्या अंतर है कि ये भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए होता है कॉन्सुलेट, बट एम्बेसी एक हो सकती है, कॉन्सुलेट मल्टीपल हो सकते हैं, मल्टीपल सिटीज़ में, क्योंकि भारत जैसा देश बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत लोगों को US या दुनिया के हर देश में जाना है, तो डिफरेंट कॉन्सुलेट अपने अपने शहर में बनाए जा सकते हैं। वो भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस में ही रहेंगे, लेकिन जो मेन हेड रहेगा वो दिल्ली में बैठेगा, जो आपका मेन एम्बेसी है। ये वाले जो रहेंगे, ये हेड उनको रिपोर्ट करेंगे जो एम्बेसी में है। तो ये होता है एम्बेसी, कॉन्सुलेट, और तीसरा होता है OFC या तो VAC। जैसे मैं हैदराबाद में गया, यहाँ पे है हाईटेक सिटी में VAC, मतलब वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर। अब ये क्या होता है, एक थर्ड पार्टी आउटसोर्स्ड कंपनी है मुझसे। तो लेट्स से आपको फोटोज़ खिंचवाने हैं या फिंगरप्रिंट करवाने हैं, जो बेसिक चीज़ें होती है राइट, उससे पहले कि आप कॉन्सुलेट या एम्बेसी जाएँ, तो यहाँ भी आप ये चीज़ें कर सकते हैं। तो ये होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा पब्लिक है, VAC या कॉन्सुलेट या एम्बेसी इतनी चीज़ हैंडल नहीं कर पाती है, तो फिर ये थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट कर दिया जाता है इनको एम्बेसी और कॉन्सुलेट द्वारा। तो ऐसे ही VAC एक है हैदराबाद में। अब बात आती है अपॉइंटमेंट की। अब अपॉइंटमेंट बुक कैसे करें, जैसे मैंने आपको बताया था कि 400 दिन का वेटिंग चल रही है। तो दोस्तों बहुत सारे तरीके हैं। आप किसी एजेंट को भी पैसे दे सकते हैं, वो आपके लिए जल्दी से बुक कर सकता है, उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, बट वो कितने भी पैसे मांग सकते हैं आपसे, 10,000, 20,000, 40,000, 50,000। मैंने इस हर टाइप के, मैंने खुद ने 4 से 5 एजेंट से बात की थी, और कोई भी कुछ भी डिमांड कर रहा है। अब DS 160 वीज़ा फ़ी पे और ये सब के लिए आपको किसी की हेल्प नहीं चाहिए। अगर आप मैट्रिक भी पास हैं दोस्तों, तो आई वुडेंट सजेस्ट कि आप किसी की एजेंट के पास जाइए हेल्प लेने के लिए। लेकिन अगर आपको US बहुत जल्दी विजिट करना है, B1 B2 10 साल का वीज़ा है, मल्टी एंट्री, आप 1 से 2 महीने तक वहाँ रुक सकते हो, 10 साल में कितनी बार भी जा सकते हो, कोई लिमिट नहीं है उसकी। तो अगर आपको बहुत जल्दी जाना है, क्योंकि अगर आज के दिन अगर आप नॉर्मली बुक करेंगे इस मंथ में, मई 2025 में, तो आपको नेक्स्ट ईयर मई या जून का मिल सकता है। अगर आपको नहीं जल्दी है तो बढ़िया, आप ऑफिशियली जाइए, बुक कर सकते हैं। अब बहुत सारी ऑनलाइन कम्युनिटीज़ भी हैं। रेडिट पे एक कम्युनिटी है, मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगा, वहाँ जाके आप देखिए बहुत सारे लोग अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, बताते हैं कि ये सारे स्टेप्स हैं, हमने ऐसे बुक किया, वैसे बुक किया। टेलीग्राम पे एक ग्रुप है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। और अगर आप चाहें तो फिर मल्टीपल एक सोशल मीडिया में सोर्सेज में जाके आप आइडिया ले सकते हैं। लेकिन जो वेटिंग का ऑफिशियल तरीका है, जो ऑफिशियल तरीका वो यही है कि आपको US वीज़ा स्क्रीनिंग वेबसाइट पर जाना है। आप दिन में 2 से 3 बार देख सकते हैं। what I was doing, right? I was just searching around 3 to 4 times a day. हर 3-4 घंटे में आप देख लीजिए। अगर आप एक बार में बहुत ज़्यादा टाइम, अगर मल्टीपल कॉन्सुलेट जैसे हमारे राइट, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई बार बार शिफ्ट करेंगे राइट, तो वो आपको ब्लॉक कर देगा कि यार आज के आपके एक्सेस खत्म हो गया, मैं आपको अलाउ नहीं करूँगा। तो आप हर 3-4 घंटे बाद चेक करिए, और एक बार आगे जाइए, एक बार पीछे आइए। जो कैलेंडर वाला खुलता है, मैं UI दिखा सकता हूँ उसका। अगर आप जाएंगे तो कैसे कैलेंडर बुक करते हैं, आपको डेट्स अवेलेबल दिख जाएंगे। लेट्स से 25, 26, 27 वो ग्रे आउट होती है, मतलब वो नहीं अवेलेबल है। जो अवेलेबल होंगी वो ब्लैक कलर में होंगी। आपको सेलेक्ट करना है। फिर पहले आपका आएगा OFC वाला, जो मैंने बताया था आपका VAC वाला, और वो अपॉइंटमेंट आपने स्लॉट बुक कर लिया। फिर टाइम का एक ड्रॉप डाउन हो जाता है, रेडियो बटन पर आपने क्लिक किया, फिर नेक्स्ट सबमिट किया, फिर आपका काउंसलर वाला आ जाता है। वहाँ भी सेम आता है, डेट लिखी आती है, और ड्रॉप डाउन आ जाता है रेडियो बटन्स का, डेट का आप सेलेक्ट करेंगे। अगर सबमिट कर दिया तो आपका दोनों अपॉइंटमेंट बुक हो गए। अगर बाई चांस एक नहीं हो पाया, लेट से पहला हुआ दूसरा नहीं हो पाया, उसने बता दिया कि कोई तकनीकी खामी आ गई है, टेक्निकल ग्लिचेस आ गए हैं, हम आगे नहीं जा सकते, तो वो आपका पहला वाला भी नल एंड वर्ड हो जाएगा। तो आप घबराइए मत, आपका जो पहला या दूसरा टर्न था वो गया नहीं है। अनटिल अनलेस दोनों सबमिट हो जाए, आपका टर्न नहीं जाएगा, जो 2 टर्न की मैंने बात की थी। अब स्कैम की बात करें, स्कैम बहुत चल रहे हैं दोस्तों। लोग क्या करते हैं, किसी को पैसे कर देते हैं, फिर वो अपने ID पासवर्ड चेंज कर लेता है और फिर उससे बहुत सारे पैसे मांगता है, 1 लाख रुपये, 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, मनमानी कुछ कीमत मांगते हैं। तो स्कैमस्टर से बिल्कुल बच के रहिए। और कोई ऑफिशियल एजेंसी नहीं है ये दावा कर सकती है कि हम US वीज़ा स्लॉट आपको दिलाएंगे, अनटिल अनलेस जो वेबसाइट ऑफिशियल है दोस्तों। तो आपको बहुत ही ट्रस्टेड सोर्स से जाना पड़ेगा। अगर आपके किसी फ्रेंड्स, कलीग्स या दोस्तों के पास और कोई किसी एजेंट का नंबर है जो कि ट्रस्टेड है, जिसने उनका बुक किया है, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। अदरवाइज आई वुडेंट सजेस्ट कि आप किसी को एजेंट को पैसे दीजिए। दूसरी बात है कि इस साल अगर आप देखेंगे तो US एम्बेसी ने लगभग 2,500 अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिए।
अब वो इसलिए कर दिए कि लोग क्या सोचते हैं, वो स्मार्ट बन जाते हैं, जैसे IRCTC या तिरुमला दर्शन के जो बुक्स होते हैं, राइट, टिकट होते हैं, हम क्रोम पे एक्सटेंशन बना देते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपका फिल कर लेता है एज UI ऑटोमेशन काइंड ऑफ थिंग। तो जो भी ऑटोमेशन के थ्रू अगर आप स्लॉट बुक कर रहे हैं गाइस, तो एम्बेसी ने आज के दिन ऐसा सॉफ्टवेयर बना लिया जो डिटेक्ट कर लेगा अगर आपका स्लॉट किसी सिस्टम ने या रोबोट ने या फिर UI ऑटोमेशन ने बुक किया तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपका एक टर्न भी चला जाएगा। तो ये बहुत ही खतरे की बात है। आई वुडेंट सजेस्ट कि आप ऐसा कीजिए। मैनुअली आप या तो कर लीजिए या तो किसी ट्रस्टेड एजेंट को आप दे दीजिए, लेकिन किसी ऑटोमेशन से मत कराइए। टर्न भी चला जाएगा, आपको डबल से पैसा भी देना पड़ सकता है 2 बार के बाद, और स्लॉट अपने आप एम्बेसी कैंसिल कर देगी। तो ये भी बहुत जानने वाली बात है दोस्तों। तो जैसे मैंने आपको बताया था, वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में मैं हाईटेक सिटी हैदराबाद में गया। मोस्टली आपको कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए? आपको कोई भी फ़ोटो खिंचवाने की जरूरत नहीं है US वीज़ा के लिए। आप जैसे VAC जाएंगे, राइट, वहाँ पे आपका खुद का फ़ोटो खिंचेगा, आपके फिंगरप्रिंट दोनों हैंड्स के और दोनों थम्स के ये लिए जाएंगे। तो ओवरऑल अगर आप VAC वाले अपॉइंटमेंट जाए, जो पहले अपॉइंटमेंट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये जो 2 अपॉइंटमेंट है, ये अपॉइंटमेंट नंबर 1 की बात मैं कर रहा हूँ, आप लगभग 1 घंटे पहले पहुँच जाइए, काफ़ी है। चीज़ें बहुत ही फ्लॉलेस है, एकदम स्मूथ है। आप 1 घंटे पहले पहुँच जाइए। आपको मोस्टली 3 चाहिए, आपका खुद का पासपोर्ट चाहिए, करंट पासपोर्ट एंड ओल्ड पासपोर्ट दोनों रख लीजिए। अगर आपने रिन्यू कराया तो DS-160 फॉर्म का कन्फर्मेशन पेज, जो पहला पेज है, पूरा फॉर्म का प्रिंट नहीं निकालना, जो लास्ट पेज होता है, राइट, जिसमें DS-160 का एप्लीकेशन ID और वो जो US का जो रहता है वो सब बना रहता है, वो फॉर्म का प्रिंट आउट, कलर्ड कॉपी या ब्लैक एंड वाइट दोनों चलेगा। और दूसरा रहता है ये जो आपका अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन लेटर है, वो जिसमें लिखा आता है कि भाई पहला स्लॉट, दूसरा स्लॉट, आपका नाम, आपका पासवर्ड, आपकी एप्लीकेशन ID और DS-160 का भी जो एप्लीकेशन ID सब लिखी रहती है। ये 2 का प्रिंट और आपके असली पासपोर्ट, कोई कॉपी नहीं है। अभी आप सीरियस बातें हैं, राइट, हम अपॉइंटमेंट्स में हैं तो हमको ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए। और बाकी कोई डॉक्यूमेंट जैसे पैन, आधार वगैरह ये आप चाहें तो ले जा सकते हैं। इस राउंड में कोई ज़रूरत नहीं, जो पहला अपॉइंटमेंट है उसमें किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप VAC के जाएँ तो आपको वहाँ पे 100 रुपीज़ से 200-300 तक लॉकर मिल जाते हैं। लॉकर में आप फ़ोन सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या स्मार्ट वॉच या ब्लूटूथ डिवाइसेस या मोबाइल डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक कोई भी अलाउड नहीं है। तो आप मेक श्योर करिए कि कुछ भी ट्रैवल ना करें। एक नॉर्मल सा आप बैग लीजिए, ट्रांसपेरेंट फोल्डर, उसमें आपके 4 से 5 काम के डॉक्यूमेंट रखिए एंड दैट्स इट। आजकल मोबाइल के बिना तो कोई जी नहीं सकता, तो मोबाइल के लॉकर इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। बाकी बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है। नेक्स्ट जाना है वो आपका एक बार DS-160 फॉर्म चेक कर लेंगे, एक बार आपका अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन लेटर चेक कर लेंगे, आपका पासपोर्ट देखेंगे, आपका फोटो खींचेंगे, थंबप्रिंट लेंगे, सील साइन ला के बोलेंगे जाओ। हार्डली 10 मिनट का भी काम नहीं है, बट हाँ ओवरऑल प्रोसेस में आपको 30-40 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है, फिर आपको 1 बाय 1 टर्न के बाद अंदर जाना पड़ता है। तो बट दैट्स इट, ये बहुत ही ईजी है, इसमें कोई इशू नहीं है। आपका बैग वगैरह कोई अलाउड नहीं है, बस आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट राउंड आता है वीज़ा इंटरव्यू, जो दूसरा राउंड होता है, मैंने बताया था, राइट। अब मेरा ये दूसरा राउंड भी हैदराबाद में ही है, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में। इसको जैसे बोलेंगे हैदराबाद US कॉन्सुलेट, अभी तक जो VAC था। अब यहाँ पे ना इंटरव्यू होता है। अब मैं इसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा, बट कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके लिए हैं या क्या क्या कॉमन क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो मोस्टली आप यहाँ के लिए ना आप अपने पिछले 3 ईयर के ITR रख सकते हैं, जो रेसिट है, ठीक है। आपके 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट बना सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी से जा रहे हैं, जैसे मैं जा रहा था, तो आप कंपनी से इन्विटेशन लेटर ले लीजिए और एक आइटनरी बना लीजिए कि भाई मेरी कंपनी मुझे इनवाइट कर रही है इतने दिन के लिए, मैं इस महीने जाऊँगा, 1 महीने 2 महीने रुकूंगा, यहाँ जाऊँगा, इन लोगों से मिलूंगा। वो क्या होता है, आपका केस सॉलिड बना देता है। फाइनेंशियल आपके बहुत ही क्लियर होने चाहिए। आप 3 साल का ITR आपको रिसिट रख लीजिए, भले ही आपका जो वीज़ा काउंसलर है मांगे ना मांगे, ये डॉक्यूमेंट आप सेट कर लीजिए ब्लैक एंड वाइट पेपर में, आप प्रिंट निकाल लीजिए सिंगल, कोई इशू नहीं है। पासपोर्ट नया और पुराना दोनों ओरिजिनल, आधार, पैन या इन सब की भी कॉपी आप चाहें तो रख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी कंपनी का कवर लेटर, आपकी कंपनी का इन्विटेशन लेटर, ये मैं सिर्फ B1 B2 की बात कर रहा हूँ। अगर आप सिर्फ टूरिज्म के लिए जा रहे हैं तो ये चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं कंपनी रिलेटेड। तो ये सारे डॉक्यूमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड वाले में ना आपका एक पर्सोना, आपका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्या पहनते हैं, आपका हेयर कट कैसा है, आपका फेस पे कॉन्फिडेंस कितना है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट करती हैं। क्योंकि सेकंड राउंड में इतनी पूरी मेहनत करने के बाद भी अगर सेकंड राउंड में आप समहाउ कन्विंसिंग नहीं लगे वीज़ा काउंसलर ऑफिस को, वो रिजेक्ट कर देगा। देन एंड देयर आपकी पूरी प्रोसेस खत्म, पूरा पैसा खत्म, जितना भी आपने पैसा पे किया, जितनी मेहनत करी, जितने फॉर्म भरे हैं, सब खत्म। फिर से आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो मेक श्योर कीजिए कि आप बहुत ही स्मार्टली ड्रेस रहें, आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस रहे और टू द पॉइंट आपको आंसर देना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लंबा सा खिचड़ी बना देनी है। जो आपको क्वेश्चन पूछा, आप क्यों जा रहे हैं, आपका 1 लाइन का पर्पस होना, एट मैक्स 2 लाइन से बड़ा आंसर किसी बात का नहीं देना। बहुत क्विक होती है वो, बहुत सारी क्यूज होती हैं। जो वीज़ा ऑफिसर होता है आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं, कॉमन क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताता हूँ, वो ये होता है कि वाई आर यू विजिटिंग US, हु इज़ पेइंग फॉर योर ट्रिप, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर,
why not you can attend, let's say if you say that I am going to attend some meetings, they will ask why these meetings can't be online, and when will you return to India, do you have entire itinerary with you, do you have any point of contact in US. तो गाइज जो भी आपने DS-160 में वैल्यूज़ फिल करी है राइट, मेक श्योर करना वो वैल्यू को आप एक बार वापस गो थ्रू कर लेना, क्योंकि किसी DS-160 आप जैसे सबमिट करते हैं राइट, देयर इज़ नो ऑप्शन टू डाउनलोड द कंप्लीट DS-160 फॉर्म. तो मेरी मानिए, तो जब आप फिल करते हो या तो स्नैपशॉट ले लीजिएगा और एक अपना खुद का PDF बना लीजिएगा फर्दर रिव्यू करने के लिए. बट जो क्वेश्चंस जो आंसर आपने वहाँ फिल किए हैं डिट्टो आंसर ही आप वीज़ा ऑफिसर से ही बोलिए. अगर आप वहाँ आंसर चेंज कर देंगे तो वो आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल आ जाएगा कि यार ये लिखा है इसने कि ए व्यक्ति से मिलना है, अभी बोल रहा है कि मेरा भी रिश्तेदार है, फिर मेरा CV फ्रेंड है, तो भरोसा नहीं है. मोस्टली वीज़ा रिजेक्शन के अपन अगर चांसेस डिस्कस करते हैं तो वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस ऐसे हैं कि लेट से आप बहुत यंग हैं, 20-22 साल के हैं, तो चांसेस ऐसे होते हैं कि आप US में जाके फ्रॉड कर लेंगे, आप वापस नहीं लौटेंगे, तो इसका बहुत चांसेस होता है, इसलिए वो रिजेक्ट कर देते हैं. तो मेक श्योर करिए कि जो आपकी प्रॉपर ट्रैवल हिस्ट्री हो. ऑब्वियसली नॉट ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ ऑलरेडी US बैन रहता है राइट, कुछ मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं या फिर नॉर्थ कोरिया, ऐसे सब कंट्रीज़ में थोड़ा बैन रहता है. तो मेक श्योर करिए आप कुछ ऐसे ट्रैवल हिस्ट्री हो प्रॉपर, 3 से 4 देश घूम चुके हैं, एक से ये मैंडेटरी नहीं है, पर आपका केस स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपकी सॉलिड ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपके चांसेस अप्रूवल के बढ़ जाते हैं. आपकी एज 30+ है तो चांसेस बढ़ जाते हैं. आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, आपका जो करंट कंपनी है काफ़ी वेल नोन है, US यूरोप कहीं की बड़ी कंपनी है जिसका नाम लोग जानते हैं, जैसे अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, वॉलमार्ट, तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. आपका कोई होम लोन है, आपका यहाँ पे फैमिली है, बच्चे हैं, आप कैसे यहाँ पे इंडिया में रहते हैं, रिसाइड करते हैं, उन सब चीज़ों से भी आपका केस स्ट्रांग हो जाता है. आप यंग हैं, सिंगल हैं, आपका पढ़ाई ढंग की नहीं है, आपका जो एम्प्लॉयमेंट है दैट इज़ नॉट फाइनेंशियली स्ट्रांग, तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं आपके वीज़ा कैंसिलेशन के दोस्तों. सो फ्रेंड्स, दिस इज़ अबाउट माई सेकेंड अपॉइंटमेंट विजिट, एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट बोथ ऑफ माई अपॉइंटमेंट्स वर scheduled at Hyderabad Consulate General. So I just want to share my second appointment experience with you all. It was yesterday. I visited the consulate in Hyderabad. It is in the financial district, very like planned area, I would say. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही स्मूथ था. सबसे पहले आपको आपका अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेटर दिखाना है एंड DS-160 दिखाना है. ये सारा क्यू जो बाहर लगी रहती है उसी में ही आप कंफर्म कर सकते हैं, एंड इट विल बी अ लॉन्ग क्यू. तो माई स्लॉट वॉज 11:45 and it was too crowded at that time, but then as I entered into the campus, तो पूरे कैंपस में आपको लाइन ही के थ्रू ही चलना है, एक के पीछे एक, और फिर जो मेन एरिया आता है उसमें एंट्री होगी आपकी, वहाँ पे भी थोड़ी क्यू रहती है. एंड एज यू गो इनसाइड यू विल फाइंड कि देयर आर अराउंड 30-40 portals, I would say, counters like a kiosk, and each kiosk has a queue of at most 5 people in front of it. तो उन 5 में से ही आपको ये जो there will be so many volunteers around there, and they will ask you to be in a queue, particular queue, okay, token number, I would say counter number 30 or 20 or 1 or 2 or something like that. Or most of the visa officers I saw yesterday are like Americans, I would say. कुछ Indians भी थे, तो it was all your luck. Mostly they were very calm, they were asking like simple questions and they were approving as like to like as what I saw and what I experienced. So I've been assigned a counter and I was in a queue, and it was like hardly each visa officer was giving minute or 2 minutes, that's all. So as I went in front of the visa officer, he was an American, so American man, and he just asked me that, okay, give me your passport. So I have given my passport to him, and then second question he asked that what is the purpose of my visit. As I already told you, right, the most frequently asked question is the first question to each and every person is what is the purpose of your visit. Then I started explaining, and then hardly he heard me for first and second sentence. Third sentences onwards he was like okay, yeah, let's move forward. And then he asked me second question is that what is the duration of your visit. So then मैंने बोला कि 3 weeks, and it's like I already told them that I am working for this company and I'll be visiting for their their offices and all. So then he said, he was a little surprised and said, okay, 3 weeks, that's too much, that's too long. And then I said, yes, that's what it is, because I will be visiting for 3 weeks. Third question that, okay, what is your salary? फिर मैंने अपनी salary monthly बताई. Then also he was like seems happy, or I would say seems then I said my salary, and he was a bit of
accepted kind of mode. Then he asked me to put my 4 fingers on the left 4 fingers on the scanner, and then he approved, and he simply said, okay, your visa has been approved, sir, have a nice travel to US. And that's all. Those 3 questions only they have asked, nothing more. Most of the people, they might ask 1 question, 2 questions, but I think to me it was 3 questions. And few people, most of the folks were from the F1 visa, student visa, and most of the elderly people, they were visiting their children's daughters or sons and all in the US. So this is what all about my experience. It was quite smooth. And for preparation, I can give you some basic tips that prepare around 1 or 2 lines of sentence only. So I can share you like around 8 to 10 questions. There are 90% chances that for B1, B2 they will ask some questions from those top 10 questions only. Okay, I'll be sharing. And these 3 questions were also from those 10 questions. So just prepare. Don't give a single word answer. Okay, so they said, okay, how long you visit? Don't say, okay, 3 weeks. And what is your salary? X salary. Nothing like that. Just frame a proper 1-line sentence. Don't go beyond 3 lines. 1 and 2 lines are more than sufficient. That's it. And just be confident. Wear something which is like little bit professional, not like maybe business casuals or professionals, but don't wear like slippers or lowers or t-shirts and all. Be like whatever you wear, it should be looking like a business formals or like business casuals or formals. That's it. Be confident. Just try some tongue twisters before go in front of the visa officer, because the accent might be totally American accent, American English. And your answer should they should understand your answers. You should understand their questions as well. But yeah, rest all, like overall process was quite smooth. And I came back home and I checked the status, and it was written your visa has been approved. And I think within next 7 to 8 days the visa, like my passport, will have that US visa stamped, and it will be delivered to my home. So I have opted for that premium delivery for 1200 rupees. And I think Blue Dart is their partner in India, and probably they will deliver my passport also in next week. So yeah, that's all. If you have any questions, just comment down in this video. And if you want to connect with me, then also you can connect with me on one-on-one on my Topmate. I'll give you each and every hint and each and every whatever you have your doubts, right? I'll try to clarify each and every. अभी तक दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप कोशिश कीजिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स, दोस्तों सभी के साथ शेयर कीजिए। आपका अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो, आपका टेलीग्राम ग्रुप हो, आपका लिंक्डइन फैम हो, ट्विटर पे हो, हमारा वीडियो शेयर कीजिए, ताकि हमारे वीडियो की रीच ज़्यादा से ज़्यादा वाइड हो और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पिरेशन मिले वीडियोस बनाते रहने के लिए आप सभी के लिए। तो मैं ऐसे ही यूज़फुल वीडियो जो टेक के रिलेटेड हैं, जो आईटी के रिलेटेड हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिलेटेड हैं, जो प्रमोशंस के लिए रिलेटेड हैं, जो वीज़ास के रिलेटेड हैं, आपके लिए बनाते रहूँगा दोस्तों। तो सेकंड जो इंटरव्यू राउंड होगा आपका, राइट, जो हम लोग यूजुअली कहते हैं काउंसलर अपॉइंटमेंट, राइट, जिसमें वीज़ा ऑफिसर आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, क्विक क्वेश्चन जैसे मैंने आपके शेयर किए। तो आप यू हैव टू स्टे काम, स्माइल करते रहिएगा, कॉन्फिडेंट दिखिए, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं, अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं, दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट लगोगे तो भी वो रिजेक्ट कर सकते हैं, अगर ओवर कॉन्फिडेंट लगोगे तो भी रिजेक्ट कर सकते हैं। सिंपल कॉन्फिडेंट रहिए, स्पीक टू द पॉइंट रहिए, और जैसे ही आप ये 2 से 4 क्वेश्चन पूछेंगे, राइट, आपका वीज़ा तुरंत अप्रूव हो जाता है। तो वो आपको बता देगा जो वीज़ा ऑफिसर है, राइट, कि आपका वीज़ा अप्रूव्ड है। और अगर रिजेक्ट हुआ तो वो तुरंत बता देगा कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, दिस इज़ द रीज़न। वो एक कोड बता देगा, उस कोड के कारण आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। अब इसके बाद क्या करना है गाइज, वो थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक ऐसा सिनेरियो मेरे साथ नहीं हुआ। बट हाँ, जो मैंने आपको कम्युनिटीज़ बताई है, राइट, रेडिट, टेलीग्राम पे, इसमें आप पूछ सकते हैं कि रीअप्लाई कैसे करना है। लेकिन मोस्टली अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट, फाइनेंशियल, ये सब स्ट्रॉन्ग है तो अप्रूव हो जाएगा। तो जैसे ही वो अप्रूव करेगा, राइट, अराउंड 1 वीक का टाइम लगेगा वो वीज़ा आपका स्टैम्प होकर, जो उसमें ये स्टैम्पिंग वीज़ा होता है यूएस का, अनलाइक लाइक सिंगापुर और दुबई, जैसे शेंगन वीज़ा होता है, राइट, आपके एक पेज पे पूरा एक वीज़ा स्टैम्प होकर आता है, वो आपका पासपोर्ट स्टैम्प होकर आपके घर, जो डिलीवर आपने ऑप्शन बताया था, वहाँ पे आ जाएगा। एक और बात है दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट डिलीवरी का जो एड्रेस है, आपने जो DS-160 फॉर्म के टाइम दिया था, राइट, वो वाला एड्रेस भी सेम होना है। और जब यूएस वीज़ा शेड्यूलिंग जो सेकंड वेबसाइट बताई थी, राइट, मैंने जो सेकंड स्टेप थी जहाँ आपने वीज़ा फी पे की और अपॉइंटमेंट बुक किया, वहाँ आपको चूज़ करना पड़ता है आपका करंट एड्रेस या परमानेंट एड्रेस, जहाँ आपको ये पासपोर्ट स्टैम्प्ड होकर चाहिए रहता है। और उसकी कुछ फ़ीस है, उसकी 1200 अराउंड कुछ फ़ीस है, जो कि प्रीमियम डॉक्यूमेंट डिलीवरी फ़ीस है। शायद ब्लू डार्ट
का कोई डिलीवरी पार्टनर आपके यहाँ आएगा और आपको पे करेगा। जैसे ही आपको पासपोर्ट मिले, आपका ओरिजिनल विद स्टैम्प्ड यूएस वीज़ा, फिर आपको वो 1200 रुपीज़ फ़ीस पे करनी है। लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो कॉन्सुलेट, जैसे आप अगर हैदराबाद में या दिल्ली मुंबई में रहते हैं तो आप कॉन्सुलेट जाके विजिट कर सकते हैं, या जो डॉक्यूमेंट कलेक्शन के सेंटर है वहाँ जाके भी आप विजिट करके अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। सिंस मैं बेंगलोर में रहता हूँ, मेरे पास बेंगलोर में अभी जो हमारा कॉन्सुलेट है वो रेडी नहीं हुआ है, तो मैंने ऑप्ट किया है होम डिलीवरी के लिए, जिसका ये चार्ज है मुझे देना पड़ेगा। अगर दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो, मैं कोशिश की है मैंने कि मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए बनाऊँ। आपको अगर मेरे टेक चैनल मज़ा आ रहा है तो मेक श्योर कीजिए कि आप हमारे सारे वीडियोस लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना हमारे टेकमॉन्क कपिल चैनल को बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। मैं जितने भी मुझसे हो सकता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, टेक इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड, जैसे जावास्क्रिप्ट मॉन्क हुआ, फ्रंट एंड मॉन्क हुआ, सिस्टम डिज़ाइन मॉन्क हुआ, आपके लिए बनाते रहूँगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड की कैसे तैयारी करना है, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, और कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, वो सब भी मैं आपको के लिए दोस्तों लाते रहता हूँ। तो आप मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। जब भी आप हमारा वीडियो देखें मेक श्योर करिए आप वो लाइक बटन दबा दें, शेयर करके किसी फ्रेंड या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या आपका टेलीग्राम ग्रुप है कहीं ना कहीं उसको शेयर कर दें। तो ये था दोस्तों मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। आप मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको कुछ और भी डाउट है इस पूरे B1 B2 रिलेटेड प्रोसेस है, क्योंकि मैं इस प्रोसेस जा चुका हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए, मैं डेफिनेटली आपका आंसर करूँगा और आपको बिल्कुल क्लियर आंसर दूंगा कि आपको क्या, जो भी आपको हेल्प चाहिए उसका क्या प्रॉपर आंसर हो सकता है। बाकी अगर आप किसी भी इनमें से एक स्टेप में प्रोसेस में स्टक है, मोस्टली आप एक ही प्रोसेस में स्टक हो सकते हैं, जो कि है अपॉइंटमेंट बुकिंग का। तो जैसे मैंने आपको बताया था राइट, जो हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, एक ऑफिशियल तो नहीं है बट एक बड़ा टेलीग्राम ग्रुप है, रेडिट का एक कम्युनिटी है, और ये यूएस कॉन्सुलेट के कुछ ट्विटर अकाउंट है जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, वहाँ जाके आप रिविजिट कर लीजिए तो आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक बाय बाय।